Good evening, students. My name is Akanksha Avasthi. I'm going to take class for the Human Anatomy and Physiology subject, chapter number 5. Okay, I'm going to share my slide. If it is present to you, it's visible to you, so please text me yes or no. Is it visible? Only. This is visible to you? Please text me. Yes, ma'am. Okay. Thank you. ओके हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 क्या है आपका? हीमोपोएटिक सिस्टम। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्लड या हीमोपोएटिक सिस्टम। हीमोपोएटिक जहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता हो। पोएटिक माने बनाना, पोएटिक माने बनाना, निर्माण करना, ठीक है। हीम का बनाना, हीमोग्लोबिन का, हीमोग्लोबिन के बनने की प्रक्रिया या ब्लड, इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज ब्लड, है ना। डिफाइन ब्लड। ब्लड क्या होता है, रुधिर क्या होता है। गिव द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड इज ए रेड कलर्ड। ब्लड कैसा है, देखने में लाल होता है, सबको पता है। चोट लगती है लाल रंग का ही खून निकलता है। विस्कस फ्लूइड, विस्कस क्यों, गाढ़ा होता है ना, चिपचिपा होता है। विस्कस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू सर्कुलेटेड इन। विस्कस फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू क्यों, हमने पीछे पढ़ा था कि ब्लड, एक सेकेंड, हाँ, ब्लड और बोन ये इस वेसल प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू लाइन आ गई कि ये रेड कलर होता है, चिपचिपा होता है, विस्कस होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है और ये सर्कुलेट हो रहा होता है। सर्कुलेट मतलब बह रहा होता है। किन में, ब्लड वेसल्स में ब्लड बह रहा होता है। ब्लड वेसल धमनियां, शिराएं जिनमें ब्लड बहता है, फ्लो करता है। तो ब्लड रेड कलर्ड है, विस्कस है, कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलेट बह रहा होता है, किसमें, बॉडी में। एंड इज मेनली कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड रेड ब्लड सेल्स। और ब्लड किससे बना हुआ होता है, प्लाज्मा से और रेड ब्लड सेल्स से बना हुआ होता है। तो हमें ब्लड के बारे में पता चला। ब्लड एक रेड कलर की का फ्लूइड है और वो विस्कस फ्लूइड है और वो कनेक्टिव टिश्यू है और वो सर्कुलेट मतलब फ्लो हो रहा होता है बॉडी के अंदर। और ये बना हुआ होता है मेनली कंपोज्ड, कंपोज्ड माने निर्मित हुआ हो, बना हुआ हो। किससे बना हुआ होता है, मुख्यतः प्लाज्मा और ब्लड सेल से बना हुआ होता है। प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स, इनसे सबसे बना हुआ होता है ब्लड। अब आया फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। क्या इसके भौतिकीय चरित्र हैं, क्या गुण हैं इसके। ब्लड देखने में लाल रंग का होगा, विस्कस चिपचिपा होगा, है ना, और थिकर मोटा होगा। तो विस्कस फ्लूइड इज थिकर देन का यहाँ पे थिकर देन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज 4.5 to 5.5 वाटर। एक्चुअली यहाँ पे ये लाइन नहीं होनी चाहिए थी, ये पॉइंट, कि ब्लड एक रेड कलर का है, विस्कस फ्लूइड है, ज्यादा गाढ़ा है और थिकर है देन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड इज फ्रॉम 4.5 to 5.5 वाटर। मतलब वाटर की तुलना में ज्यादा थिकर है विस्कोसिटी में, ठीक है, जो कि 4.5 से 5.5 है। फिर उसका थर्ड पॉइंट है आपका सेकंड, द ब्लड कंस्टिट्यूट अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर हमारा 56 किलो का वेट है तो 56 किलो का 8% अगर निकालो, जितना निकलेगा कैलकुलेट करके, उतना भार तो सिर्फ ब्लड का है। तो हमारे शरीर के भार का, हमारे बॉडी वेट का 8% शेयरिंग कहाँ से आता है, ब्लड से आता है। टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज 38 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ब्लड का टेम्परेचर कितना है, 38 डिग्री सेंटीग्रेड। ब्लड कैसा है, वाटर की तुलना में हैवी है, विस्कस है, गाढ़ा है तो हैवी होगा ही। नेक्स्ट, कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ये बहुत अच्छा फिगर है कि इसमें दिखाया है, ये एक आपकी क्या कहते हैं, वायल है समझ लो, और इसमें ये येलो वाला प्लाज्मा है जो कि 55% है। ये ब्लू कलर की जो है ये व्हाइट ब्लड सेल्स है और प्लेटलेट्स है जो कि 4% है। ये चित्र याद रखिएगा। और ये लाल वाला जो है आरबीसी है जो कि 41% है। सबसे ज्यादा कौन है ब्लड बनाने में योगदान में, प्लाज्मा, 55% की शेयरिंग इसकी 41, और डब्ल्यूबीसी सबसे कम 4%, ठीक है। ये अच्छा चित्र है। फिर ब्लड का यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिखाया गया है कि ब्लड में प्लाज्मा होता है, ब्लड सेल्स होती हैं।
ये कंपोजिशन है ब्लड की, याद करिएगा, ये अच्छी है, इसको बनाइएगा, ठीक है। पीछे का फिगर भी अच्छा है। कंपोजिशन मतलब निर्माण की, इसमें क्या क्या उपस्थित होता है, क्या क्या चीजें मिली होती है। तो प्लाज्मा 55%, ब्लड सेल 45। अब प्लाज्मा में भी दो चीजें मिली हैं, वाटर मिला है 92% और डिजॉल्व सब्सटेंस मिला है 8%, ठीक है। वाटर 92 और 8% घुलनशील पदार्थ है। इसमें ब्लड सेल्स में देखिए रेड ब्लड सेल्स हैं जो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती हैं, व्हाइट सेल्स हैं जो डिफेंस करती हैं, हमेशा हमारे शरीर को रोगों से सुरक्षा देने में सिपाही की तरह काम करती है व्हाइट सेल्स। और जो प्लेटलेट्स हैं ये खून, अगर आपको चोट लग गई, कुछ हो गया, तो ये थोड़ी ना पूरे शरीर का खून निकल जाएगा, तब तो आप मर ही जाओगे। ये क्या करती हैं, क्लॉटिंग करा देती हैं कि अगर कट लगा तुरंत क्लॉट हो जाएगा खून का, फिर खून बहना बंद हो जाएगा। तो रेड ब्लड सेल्स का काम ऑक्सीजन पहुंचाना, व्हाइट का सुरक्षा प्रदान करना और प्लेटलेट्स का क्लॉटिंग देना, खून का थक्का बनाना, जमाना खून को। अब व्हाइट ब्लड सेल्स के भी भाग हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का पहला भाग है फैगोसाइट्स, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खा जाती है, ठीक है। फैगोसाइट्स और पिन्नोसाइट्स, जब कोई कोशिका किसी सॉलिड चीज को खाती है तो उसको फैगोसाइट्स कहते हैं, अगर लिक्विड चीज को खाती है तो उसे पिन्नोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। पिन्नोसाइटोसिस पानी। तो यहाँ पे व्हाइट ब्लड सेल्स फैगोसाइट्स होती हैं और दूसरी लिम्फोसाइट्स होती है। लिम्फोसाइट्स भी दो तरह की होती हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। डी सेल एंटीबॉडी बनाती हैं और टी सेल किल करती हैं कैंसरस सेल को, ठीक है। इस टी सेल की अगर कमी हो जाए तो कैंसरस सेल बढ़ जाएंगी, तो टी सेल कैंसरस सेल को मारने का काम करती हैं। अब देखिए डिजॉल्व सब्सटेंस यहाँ बचा हुआ था जिसकी इन्होंने वो नहीं की थी, इसके डिवीजन है। डिजॉल्व सब्सटेंस में देखो खून में साल्ट भी है 3.5%, फूड भी है जैसे कि ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है और फैट वसा है। तीसरी चीज इसमें हार्मोन भी उपस्थित है आपके खून में, प्रोटीन भी उपस्थित है आपके खून में, फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन। एल्बुमिन ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है और फाइब्रिनोजन क्लॉटिंग करवाता है। और वेस्ट प्रोडक्ट भी हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। ये बहुत अच्छा फिगर है, इसको याद जरूर करना। तो डिजॉल्व सब्सटेंस 8% था, लेकिन इसके 8 जन हो गए, 1 2 3 4 5 6, है ना, 6 जन हो गए। 6 क्या 7, प्रोटीन के तो ये दो भाग हैं। तो ये मतलब इसमें 8% इतनी कम भागीदारी, लेकिन सारी जरूरी चीजें, हार्मोन तो शरीर के लिए जरूरी, नमक तो जरूरी, ग्लूकोज अमीनो एसिड तो जरूरी, प्रोटीन तो जरूरी, वेस्ट निकालना तो जरूरी, सारी चीजें इसमें देखो। बहुत अच्छा चार्ट है, ये याद कर लेना ब्लड में। एक्सप्लेन हाउ टू ब्लड क्लॉट इज फॉर्म। ब्लड क्लॉट कैसे बनता है, एक्सप्लेन हाउ टू ब्लड क्लॉट इज फॉर्म। जैसे आपको कट लगा, खून निकला, थोड़ी देर में खून बहना बंद हो गया, तो ये कैसे हुआ। ब्लड क्लॉटिंग नॉर्मली अकर्स व्हेन देयर इज ए डैमेज टू ए ब्लड वेसल। ब्लड क्लॉटिंग तब होती है जब आपकी ब्लड वेसल में चोट लगे, कट लगे, जहां से खून निकल रहा है उसमें कट मार दोगे तभी तो ब्लड क्लॉटिंग होगी, ठीक है। ब्लड वेसल में कट लगा, खून निकला तो खून जम गया, तब हुई ब्लड क्लॉटिंग। तो प्लेटलेट्स इमीडिएटली बिगिन टू एडहियर टू द कट। अब जहां पे भी आपके स्किन में कट लगा है वहां पे इमीडिएटली तुरंत शुरू हो जाएगा, बिगिन माने शुरू, एडहियर माने इकट्ठा होना, कट एड्ज पे, कटे हुए सिरे पे। किसकी कटे हुए सिरे पे, वेसल की, ब्लड वेसल की, क्योंकि वहीं पे ब्लड निकल रहा है वहां पे। एंड रिलीज केमिकल टू अट्रैक्ट, वहां कौन इकट्ठा हो जाएगा, प्लेटलेट्स इकट्ठा हो जाएंगे। कहाँ इकट्ठा हो जाएंगे, उस कट वेसल के जहां से खून निकल रहा है, उस कट वेसल के पास प्लेटलेट इकट्ठा हो जाएंगी और प्लेटलेट इकट्ठा होके केमिकल रिलीज करेंगी। प्लेटलेट वहां इकट्ठा हो गई और फिर वो केमिकल रिलीज करी, और केमिकल रिलीज करके वो और प्लेटलेट्स को, जैसे मान लो कोई जगह है, मतलब कुत्तों की लड़ाई देख लो गली गली में, कि एक कुत्ता किसी दूसरी गली में फंस गया तो वो अपने दूसरे कुत्तों को भौंक भौंक के बुलाता है ना, वैसे ही जैसे कहीं खून निकला तो उसके आसपास जो प्लेटलेट्स हैं, कहीं कट हुआ तो नियर बाई प्लेटलेट्स तुरंत जहां पे कट हुआ वहां पहुंच जाती हैं। लेकिन जो प्लेटलेट वहां पहुंचती हैं वो केमिकल, एक रसायन सिक्रीट करके आकर्षित करती हैं ज्यादा से ज्यादा प्लेटलेट्स को उस जगह पे जहां से खून निकल रहा है। अब फिर प्लेटलेट के वहां इतनी सारी प्लेटलेट इकट्ठा हो जाएंगी तो वहां प्लेटलेट का प्लग बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। तो वो जो थक्का होता है वो जहां पे कट हुआ होता है उसमें एज ए सीमेंट, ठीक है, उसको बांध देती है, ब्लड वेसल की उस जगह को सील कर देती है और फिर ब्लीडिंग स्टॉप हो जाती है। तो ये हो गया ब्लड क्लॉटिंग की फॉर्मेशन। देखो यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट कैसे होता है। अब देखो डैमेज ब्लड वेसल्स है, ऐसे होनी चाहिए थी ना इसको, लेकिन ऊपर यहाँ पे कहीं पे थोड़ा सा कट है, तो ब्लड वेसल की ये जो वॉल है ये
टूट गई है, तो ये जो आरबीसी है बाहर निकल निकल के जा रहा है। ठीक है, तो अब जब उसका रिपेयर वेसल्स होती हैं, तो ये क्या येलो वाला जो देख रहे हो ये सब कौन है? ये प्लेटलेट्स हैं। ये गए जाके यहाँ इकट्ठा हो गए और सबको चिपकाने का, एक ब्लड वेसल को जोड़ने, जो यहाँ फटी हुई थी, उभरी हुई थी, अभी यहाँ सिकुड़ गई है। इसकी लाइन जो है इतनी चौड़ी हो गई थी, अभी देखो सीधी लाइन में थोड़ी थोड़ी आ गई है। और कुछ दिन में ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से नॉर्मल ऐसी हो जाएगी, इस तरीके से साधारण दिखने लगेगी 10, 12, 15 दिन के बाद चोट के भरने के। तो ब्लड क्लॉट देखो कैसे होता है। प्लेटलेट क्या करते हैं, ये आरबीसी है और इसके ऊपर जाल बना दिया है। जाल किसने बनाया? प्लेटलेट ने। और वो जाल प्लेटलेट ने कैसे बनाया? फाइब्रिन के धागों से की मदद से। भाई सुई बिना धागे थोड़ी न सिल पाएगी। तो मान लो प्लेटलेट सुई है और फाइब्रिन धागा है, और इसने खूब बांध दिया। कहाँ भागोगे तुम? भाग नहीं सकते आरबीसी, और आरबीसी भाग नहीं पा रहा है क्योंकि ये लोग घेर लिए, हम अपना खून निकलने नहीं देंगे। अब जहाँ पे ये जैसे कोलेस्ट्रॉल प्लेक, ये ब्लड वेसल का दिखा रहे हैं कि जहाँ कट हुआ था वहां तो थ्रोम्बस बन गया है और कोलेस्ट्रॉल वहां पे इकट्ठा होता जा रहा है। फैट जमा होकर उसे सील करने का प्रयास कर रहा है। तो इस तरीके से ये भी फिगर अच्छा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस वही मतलब ब्लड क्लॉट बनना। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड क्लॉट इनसाइड द ब्लड वेसल विच मे ब्लॉक द ब्लड सर्कुलेशन इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस क्लॉट से डिफरेंट क्यों है? क्यों? देखो क्लॉट तो बाहर बनता है ना, कि हमारे शरीर से खून बाहर ना निकले। लेकिन थ्रोम्बोसिस में बना तो क्लॉट ही, लेकिन किसके? ब्लड वेसल के भीतर बन गया। कि वह प्रक्रिया जिसमें निर्माण हो, फॉर्मेशन हो ब्लड क्लॉट का अंदर ब्लड वेसल के, और जो कि ब्लॉक कर दे, रास्ता रोक दे, किसका? रुधिर का रास्ता, रुधिर के बहने का रास्ता, ब्लड सर्कुलेशन का रास्ता रोक दे। तो ऐसी स्थिति को जब ब्लड वेसल में क्लॉट ब्लॉक कर दे रास्ता रुधिर का, तो उसे कहते हैं थ्रोम्बोसिस।
क्या कहते हैं, थ्रोम्बोसिस। इसके सिम्टम्स क्या है? पेन एंड स्वेलिंग इन वन लेग, जहां पे भाई खून की दौड़ान धीमी हो जाएगी ना, उधर एक पैर में दर्द होने लगेगा, चेस्ट पेन होने लगेगा, नम्बनेस मतलब सुन्न लगेगा, चाहे वो हम मारो भी तो कोई असर नहीं। और ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, नम्बनेस मतलब सुन्नपना शरीर के एक तरफ। तो ये आपके लक्षण है थ्रोम्बोसिस के। दूसरा कॉम्प्लिकेशन थ्रोम्बोसिस में क्या है, क्या दिक्कत है कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर ज्यादा समय तक ब्लड सर्कुलेशन रुका रहा ना, तो आदमी को हार्ट अटैक आ सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। देयर आर टू मेन टाइप ऑफ थ्रोम्बोसिस। अब थ्रोम्बोसिस भी दो टाइप के हैं, एक तो वेनस और एक आर्टीरियल। वेनस अशुद्ध ब्लड, आर्टीरियल शुद्ध ब्लड ले जाने वाला, ये CO2 वाला और ये O2 वाला, ठीक है। तो वेनस थ्रोम्बोसिस में क्या होता है, जब वेनस थ्रोम्बोसिस इज व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्लॉक ए वीन। वेनस थ्रोम्बोसिस तब होती है जब ब्लड का थक्का किसे ब्लॉक करे, किसका रास्ता रोके, वीन का रास्ता रोके, अशुद्ध ब्लड ले जाने वाली वाहिकाओं का रास्ता रोके। वीन कैरी ब्लड फ्रॉम द बॉडी बैक टू द हार्ट। वीन हमारे शरीर का ब्लड उठा के हार्ट तक पहुंचाती है, ठीक है। आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस, आर्टीरियल थ्रोम्बोसिस इज व्हेन द ब्लड क्लॉट ब्लॉक्स एन आर्टरी। जब ब्लड क्लॉट आर्टरी को ब्लॉक करे, आर्टरी कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी। आर्टरी उल्टा करती है, हार्ट से ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी में ले जाती है, जबकि वीन बॉडी से हार्ट में ले जाती है। तो इस तरह से दो तरह थ्रोम्बोसिस हो गए। एक्सप्लेन RH ग्रुप। क्या होता है RH ग्रुप? इट इज एन एग्लूटिनोजन। ये क्या है? एक एग्लूटिनोजन ऑफ रेसस मंकी है, एक एंटीजन है जो रेसस मंकी में पाया जाता था। अपार्ट फ्रॉम एंटीजन A, एंटीजन B, about 80 to 90% of the people contain one or more antigen on the membrane of RBC called RH antigen और रेसस फैक्टर। मतलब A और B एंटीजन सुना था आप लोगों ने, लेकिन इसके अलावा भी 80 से 90% लोग ऐसे हैं जिनमें एक या एक से अधिक कुछ एंटीजन होते हैं, जिनको हम RH एंटीजन या रेसस फैक्टर कहते हैं, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव। इफ RH फैक्टर इज प्रेजेंट इन द पर्सन ब्लड, देन ब्लड ग्रुप इज डिस्क्राइब्ड एट RH पॉजिटिव। यदि किसी व्यक्ति के ब्लड ग्रुप में RH एंटीजन उपस्थित है तो उस व्यक्ति को कहेंगे RH पॉजिटिव। लेकिन अगर वही RH फैक्टर एब्सेंट है उस व्यक्ति में, तो उसे कहेंगे RH नेगेटिव। जो O पॉजिटिव O नेगेटिव ब्लड आता था या A पॉजिटिव A नेगेटिव, वो इसी बात पे निर्भर करता है, RH पे। फिर आया सिग्निफिकेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ RH फैक्टर। क्या इसका फायदा है, क्यों RH फैक्टर के बारे में हमें पढ़ना पड़ रहा है? RH फैक्टर हैज ए ग्रेट वैल्यू इन ब्लड ट्रांसफ्यूजन because transfusion of RH positive blood to RH negative person stimulate the immune response which causes hemolysis of transfused blood vessels। ठीक है, देखो RH फैक्टर का ग्रेट इंपॉर्टेंस ये है कि यदि ट्रांसफ्यूजन किया जाएगा, ब्लड दिया जाएगा RH पॉजिटिव वाले का RH निगेटिव को, तो वो RH निगेटिव वाले बंदे में क्या होगा, उसकी प्रतिरोधक क्षमता जग जाएगी, क्योंकि उल्टा ब्लड है ना, पॉजिटिव निगेटिव को दे रहे हैं। तो जिससे जिस व्यक्ति को RH पॉजिटिव वाला ब्लड चढ़ रहा होगा उसका खून फट जाएगा, हीमोलाइसिस हो जाएगी, उसके जो ट्रांसफ्यूज ब्लड वेसल्स हैं वो टूट जाएंगी। तो ये इसीलिए कभी भी RH पॉजिटिव वाले ब्लड को निगेटिव में नहीं चढ़ाते। दूसरा, RH फैक्टर इज हेल्पफुल इन डिटेक्टिंग द ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड बाय कंसीडरिंग फादर्स एंड मदर ब्लड ग्रुप स्टडी। RH फैक्टर की वजह से हमें ये डिटेक्ट करना बहुत आसान रहता है कि वो चाइल्ड जो है वो माँ या बाप में से किसका है, स्टडी से पता चल जाता है। क्योंकि
माया बाप में से किसी एक का आरएच उसमें आता है तो उससे वो स्टडी कर लेते हैं। ठीक है, फिर आया देखिए डिफाइन थ्रोम्बोसिस एंड एरिथ्रोपोइसिस। थ्रोम्बोपोइसिस मतलब प्लेटलेट्स का सील बने, फॉर्मेशन हो, और एरिथ्रोपोइसिस आरबीसी बने। देखिए प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल होती है। ठीक है, ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनसे अनगिनत मात्रा में नई कोशिकाओं का निर्माण होता रहता है, उन्हें प्लूरिपोटेंट हीमोपोएटिक स्टेम सेल कहते हैं। अब जब ये टूटती हैं फिर ये बदल जाती हैं मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर में। ये अच्छा चार्ट है, ये भी याद रखना। जब ये मल्टीपोटेंट प्रोजेनाइटर में बदलती हैं तो फिर ये टूटती हैं मेगा कैरियोसाइट प्रोजेनाइटर सेल और एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर सेल। ठीक है, अब मेगा कैरियोसाइट्स में बदलता है और प्लेटलेट्स में बदलता है। ठीक है, मतलब प्लूरिपोटेंट से ही प्लेटलेट बने, प्लूरिपोटेंट से एरिथ्रोसाइट्स बने। एरिथ्रॉइड प्रोजेनाइटर सेल से एरिथ्रोब्लास्ट बना और जिससे एरिथ्रोसाइट्स बनी। है इंपॉर्टेंट है, ये फिगर बना लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद राइट ए नोट ऑन ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप पे नोट लिखिए, शायद पीछे हमने उसमें भी पढ़ाया था। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम वाज डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंडस्टीनर इन 1900। कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में एबीओ ब्लड ग्रुप की खोज की थी। द ब्लड ऑफ वन पर्सन इज नॉट ऑलवेज कंपेटिबल विद दैट ऑफ अनदर पर्सन। इन्होंने बताया कि एक व्यक्ति का ब्लड जरूरी नहीं है कि दूसरे व्यक्ति के लिए भी सुटेबल हो। हैंस बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसलिए ब्लड का दान देने से पहले या ब्लड डोनेट करने से पहले इट मस्ट बी टेस्टेड, जरूर टेस्ट कर लो, परीक्षण कर लो कि कंपेटिबिलिटी बन रही है कि नहीं, कि हाँ जो दूसरा व्यक्ति है पेशेंट उसके ब्लड को ले पाएगा कि नहीं। ऐसा ना हो कि उसका ब्लड लेने से उसके पहले से उपस्थित जितना ब्लड है सब फट जाए, टूट जाए, ब्रेक हो जाए, हीमोलाइसिस हो जाए। तो इसलिए टेस्ट किया जाता है कि ए वाले को ए वाले का चढ़ाएं, बी वाले को बी वाले का चढ़ाएं, है ना। गलत ब्लड चढ़ा दिए तो आदमी की वहीं मृत्यु हो जाएगी। तीसरी चीज, ओनली कंपेटेबल ब्लड इज टू बी ट्रांसफ्यूज। जो कंपेटेबल ब्लड होगा वही ट्रांसफ्यूज, वही डोनेट किया जाएगा बॉडी में, जो उसके लिए सही होगा। ए वाले को ए वाले का, बी वाले को बी वाले का, ए बी वाले को ए बी वाले का, ओ वाले को ओ वाले का, वही दिया जाए। उसके अतिरिक्त देंगे तो उसकी मृत्यु हो सकती है क्योंकि आरबीसी टूट जाएंगे। फिर इफ इनकम्पेटिबल ब्लड इज ट्रांसफ्यूज देन अगर आपने गलत खून चढ़ा दिया, इनकम्पेटिबल मतलब खराब गलत खून चढ़ा दिया किसी व्यक्ति में, ट्रांसफ्यूज कर दिया, तो एक ग्लूटिनेशन होगा, थक्का बनेगा। क्या बनेगा? थक्का। किसका थक्का? आरबीसी का या एरिथ्रोसाइट्स का। और जिससे क्या होगा? हीमोलाइसिस हो जाएगा, आपकी आरबीसी टूट जाएंगी। देयरफॉर आरएच पॉजिटिव ब्लड इज नॉट गिवन टू आरएच नेगेटिव। अगर ब्रेकडाउन होगी आरबीसी तो आदमी मर जाएगा। चौथा, देयर आर 4 मेन ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, ब्लड ग्रुप ओ। ठीक है, ब्लड डोनर कौन होता है? पर्सन हु गिव्स और डोनेट द ब्लड टू अनदर पर्सन इज नोन एज ब्लड डोनर। एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को खून देता है तो उसे डोनर कहते हैं। ब्लड रेसिपिएंट वह पर्सन जो कि चाहता है, रिक्वायर करता है, एक्सेप्ट करता है ब्लड को किसी दूसरे व्यक्ति से, तो उसे कहते हैं एक्सेप्टर। यूनिवर्सल डोनर, ऐसा पर्सन जो डोनेट करे ब्लड ऑल टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप को, ए को भी, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी, सभी ब्लड ग्रुप को जो ब्लड दे सके वो यूनिवर्सल डोनर है। ठीक है, फिर उसके बाद है यूनिवर्सल एक्सेप्टर। कौन है? ऐसा ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति जो हर ब्लड ग्रुप से ब्लड ले सके, ए से भी, बी से भी, ए बी से भी, ओ से भी। द मेम्ब्रेन ऑफ एरिथ्रोसाइट कंटेन एंटीजन कॉल्ड एग्लूटिनोजन। ठीक है, जो आरबीसी की मेम्ब्रेन सतह होती है उस पे एक एंटीजन उपस्थित होता है जिसे कहते हैं एग्लूटिनोजन। एंड पीपल हैव नेचुरल एंटीबॉडी इन द प्लाज्मा नोन एज एग्लूटिनिन। और लोगों में एक विशेष, जैसे एंटीजन तो एग्लूटिनोजन है और हर व्यक्ति में एक नेचुरल एंटीबॉडी होता है उसके प्लाज्मा में, जिसे हम क्या कहते हैं? एग्लूटिनिन। एरिथ्रोसाइट्स पे एंटीजन है एग्लूटिनोजन और प्लाज्मा में एक एंटीबॉडी है एग्लूटिनिन। एग्लूटिनोजन जो होते हैं जनरली डिटरमाइन आर 2 टाइप, ए एंड बी, मतलब एंटीजन ए और बी के नाम से जाने जाते हैं। और एग्लूटिनिन इन द प्लाज्मा आर ऑफ अपोजिट टाइप। एग्लूटिनिन जो होते हैं प्लाज्मा में वो अपोजिट टाइप के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। जैसे यहाँ पे ये टेबल बहुत जरूरी है, याद रखिएगा कि अगर ग्रुप ए है तो उसके पास एंटीबॉडी जो है एंटी बी है और एंटीजन कौन सा है? ए है। मतलब ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन तो ए ही होगा लेकिन एंटीबॉडी बी होगी। ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी होगा लेकिन एंटीबॉडी ए होगी। हमेशा ए बी समान हो गया तब तो फट जाएगा, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है,
एंटीजन एंटीबॉडी कभी समान हो गया, अगर जैसे ये एंटीजन ए है एंटीबॉडी बी है तो ये तो चल जाएगा, ये एंटी ए है और एंटीजन बी है ये चल जाएगा, लेकिन अगर सेम हो गया तो खून फट जाएगा। अब जैसे ब्लड ग्रुप ए बी के लिए देखा जाए तो उसके पास कोई एंटीबॉडी है ही नहीं, इसीलिए क्या है, सर्वग्राही है, सबसे ब्लड ले सकता है। लेकिन इसके पास एंटीजन है ए और बी। ग्रुप ओ को देखो तो इसके पास एंटीबॉडी तो है लेकिन एंटीजन नहीं है, इसलिए ये कौन है, सर्वदाता है। तो ये चार्ट पढ़ लेना बच्चों। फिर नेक्स्ट यहाँ पे दिखाया गया है कि ए ब्लड ग्रुप वाला, ये भी अच्छा है, किसको किसको ब्लड दे सकता है, ए और ए बी को। रिसीव किससे कर सकता है, ए पॉजिटिव से, ए निगेटिव से, ओ पॉजिटिव से, ओ निगेटिव से। अच्छा चार्ट है। ओ पॉजिटिव वाला इन लोगों को दे सकता है, ओ ए बी, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव से ले सकता है। तो ये चार्ट, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि ए बी वाला किसको दे सकता है किसको नहीं। ये चार्ट याद कर लेना, अच्छा है ये, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बढ़िया है, ठीक है। नेक्स्ट, थैंक यू बच्चों।